इतिहास हमें एक सीधी और साफ लाइन में कहानी सुनाता है कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला महान साम्राज्य था। लेकिन इतिहास कभी इतना सीधा नहीं होता। क्या सच में एक साधारण युवक उठकर पूरे भारत का सम्राट बन सकता है? क्या एक अपमानित आचार्य सच में एक साम्राज्य गिरा सकता है? क्या युद्ध की राख से जन्म ले सकता है शांति का विचार? महाजनपदों की बिखरी हुई दुनिया, मगध का धीरे धीरे उभरना, नंदों की अपार संपत्ति और भारी कर व्यवस्था, चाणक्य की प्रतिज्ञा, चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा और अशोक का अंतरात्मा से हुआ परिवर्तन। ये कहानी सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है। ये कहानी है राजनीतिक रणनीति, प्रशासनिक कौशल, युद्ध नीति और विचारधारा के विकास की। आज हम जानेंगे कैसे बिखरे हुए राज्यों की धरती पर खड़ा हुआ भारत का पहला विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य। ये है महाजनपद से मौर्य तक की विस्तृत गाथा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एक राष्ट्र नहीं था। ये अनेक शक्तिशाली राज्यों में विभाजित था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। ऐतिहासिक स्रोतों में 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख मिलता है: काशी, कोशल, वत्स, अवंती, गांधार और सबसे महत्वपूर्ण मगध। इन महाजनपदों की शासन व्यवस्था समान नहीं थी। कुछ पूर्ण राजशाही थे, जहां राजा सर्वोच्च शक्ति था। कुछ गणराज्य थे, जहां सभा और परिषद मिलकर निर्णय लेते थे। वैशाली जैसे गणराज्य राजनीतिक प्रयोगों के उदाहरण थे। ये समय निरंतर युद्धों का था। राज्य विस्तार सामान्य बात थी, सीमाएं स्थिर नहीं थी। राजनीतिक अस्थिरता ही सामान्य स्थिति थी। इसी उथल पुथल के बीच एक राज्य धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, मगध। मगध के उभार के पीछे ठोस कारण थे। गंगा के मैदानों की उपजाऊ भूमि ने इसे कृषि संपन्न बनाया। लौह अयस्क की उपलब्धता ने इसे बेहतर हथियार दिए। युद्ध हाथियों की प्रचुरता ने इसे सैन्य बढ़त दी। और सबसे महत्वपूर्ण, सक्षम शासकों का नेतृत्व। बिंबिसार ने राजनीतिक विवाह और कूटनीति से राज्य का विस्तार किया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से संबंध मजबूत किए और मगध की सीमाएं बढ़ाईं। अजातशत्रु ने वैशाली जैसे शक्तिशाली गणराज्य को पराजित किया। उन्होंने युद्ध तकनीकों में नवाचार किया और मगध की सैन्य शक्ति को नई दिशा दी। धीरे धीरे मगध केवल एक राज्य नहीं रहा, वो शक्ति का केंद्र बन गया। लेकिन सत्ता का संतुलन स्थायी नहीं था। मगध में एक नया वंश उभरा, नंद वंश। नंद शासक अपनी अपार संपत्ति और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध थे, विशेषकर धनानंद, जिन्हें ग्रीक स्रोतों में अत्यंत शक्तिशाली शासक बताया गया है। कहा जाता है कि उनकी सेना में लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हाथी थे। इतनी विशाल सेना ने बाहरी आक्रमणकारियों को भयभीत किया। जब सिकंदर की सेना भारत की सीमा तक पहुंची तो उसके सैनिक आगे बढ़ने से हिचकिचाए। लेकिन केवल सेना से राज्य स्थिर नहीं होता। धनानंद का शासन कठोर था, कर भारी थे, जनता में असंतोष बढ़ रहा था। राज्य समृद्ध था पर लोकप्रिय नहीं। सत्ता मजबूत थी पर आधार कमजोर। इसी समय इतिहास के मंच पर प्रवेश होता है तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का। चाणक्य राजनीति और अर्थशास्त्र के विद्वान थे। परंपरा के अनुसार धनानंद ने उनका अपमान किया। ये घटना व्यक्तिगत थी, लेकिन परिणाम ऐतिहासिक होने वाला था। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का अंत करेंगे। लेकिन केवल प्रतिज्ञा पर्याप्त नहीं थी। उन्हें चाहिए था एक योग्य नेता, जो केवल तलवार चलाना न जानता हो, बल्कि राज्य चलाना भी जानता हो। चाणक्य की नजर एक युवा पर पड़ी, चंद्रगुप्त। उनकी उत्पत्ति को लेकर मतभेद हैं, लेकिन इतिहास इस बात पर सहमत है कि उनमें असाधारण नेतृत्व क्षमता थी। चाणक्य ने उन्हें युद्ध कला, कूटनीति, प्रशासन और रणनीति का प्रशिक्षण दिया। ये केवल सैनिक प्रशिक्षण नहीं था, ये सत्ता को समझने की शिक्षा थी। नंदों के खिलाफ संघर्ष आसान नहीं था। पहले प्रयास असफल रहे। नंद सेना विशाल और संगठित थी। तब चाणक्य ने सीधी टक्कर की बजाय रणनीति अपनाई। सीमावर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। नंद सत्ता को धीरे धीरे कमजोर किया गया। अंततः 322 ईसा पूर्व के आसपास धनानंद पराजित हुआ। मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त ने मगध तक स्वयं को सीमित नहीं रखा। उन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर विस्तार किया, जहां सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता शून्य था। सेल्यूकस निकेटर से संघर्ष हुआ, फिर संधि हुई, राजनयिक संबंध स्थापित हुए। भारत पहली बार एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य के रूप में उभरा। राजधानी पाटलिपुत्र प्रशासन का केंद्र बनी। मौर्य प्रशासन अत्यंत संगठित था। प्रांतों में विभाजन, कर व्यवस्था, जासूसी तंत्र, व्यापार मार्गों का विकास। ये साम्राज्य केवल युद्ध से नहीं, प्रशासनिक संरचना से चल रहा था। चाणक्य का अर्थशास्त्र राज्य संचालन की नीति बन चुका था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने शासन संभाला।
फिर सत्ता आई अशोक के हाथों में। शुरुआती जीवन में अशोक महत्वाकांक्षी और कठोर शासक माने जाते हैं। उन्होंने सत्ता संघर्ष झेला और स्वयं को स्थापित किया। फिर आया कलिंग युद्ध, लगभग 261 ईसा पूर्व। ये युद्ध भीषण था। हजारों लोग मारे गए, असंख्य परिवार उजड़ गए। इतिहास के अनुसार युद्ध के बाद के दृश्य ने अशोक को भीतर तक झकझोर दिया। यहीं से उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने आक्रामक विस्तार की नीति त्याग दी। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हुआ। धम्म की नीति अपनाई गई। धम्म का अर्थ केवल धर्म परिवर्तन नहीं था। ये नैतिक शासन, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत था। अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से जनता से संवाद किया, नैतिकता, दया और सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने सड़कों, चिकित्सालयों और वृक्षारोपण जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया। ये पहली बार था जब एक विशाल साम्राज्य का शासक जनता से सीधे संवाद कर रहा था। महाजनपदों की बिखरी हुई राजनीति से मौर्य साम्राज्य की केंद्रीकृत शक्ति तक ये केवल राजाओं का परिवर्तन नहीं था, ये भारतीय राजनीतिक इतिहास की दिशा बदलने वाला चरण था। चाणक्य की रणनीति, चंद्रगुप्त की संगठन क्षमता और अशोक का नैतिक परिवर्तन, इन तीनों ने मिलकर भारत को पहली बार व्यापक राजनीतिक एकता दी। मौर्य साम्राज्य अंततः कमजोर हुआ और टूट गया, लेकिन उसका प्रभाव इतिहास में स्थायी रहा। इसने दिखाया कि सत्ता केवल युद्ध से नहीं, बल्कि प्रशासन, विचार और नैतिकता से भी चलती है। और यही प्रश्न आज भी हमारे सामने है। क्या शक्ति का सर्वोच्च रूप विजय है या परिवर्तन?